फ्रेंड्स, दिस इज दीपांशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है वो कहता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जो पार्ट 1 है वो बताता है भारत की यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते हैं आर्टिकल 1 पे। तो आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है, भारत। यहाँ पर मेंशन ये नहीं, बहुत जिस टाइम पे नाम रखा जा रहा था उस टाइम पे ये डिबेट चल रही थी कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए या भारत, या इंडिया हो या भारत। तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो क्या है, भारत, वो क्या होगा, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि यूनियन और फेडरल में आप लोगों ने सुना होगा कि जो अमेरिका यूएसए वो क्या है, फेडरल कंट्री है। तो यूनियन और फेडरल में क्या फर्क है, तो अभी हम यही समझते हैं कि यूनियन और फेडरल में फर्क क्या है। लाइक हम ये देखते हैं कि जो फेडरल कंट्रीज होती है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मतलब मान लीजिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल के हमने 6 मान लीजिए इतने पीस कर दिए। ठीक है, अब इधर क्या होगा, अब हम इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, हम सबकी थोड़ी थोड़ी पावर एक मिडल में दे देते हैं। पर फिर भी इन सबके पास अपना ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के हम इस पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं, बट यूनियन में ऐसा नहीं होता। लाइक अगर कोई और एग्जांपल देखें तो एक जो एक नॉर्मल दीवार होती है, नॉर्मल दीवार में क्या होता है कि आपने बस ईंट रख के एक दीवार बना दी। अब इधर क्या होगा, आप आसानी से ईंट बाहर खींच सकते हैं, तो वो क्या होगा, फेडरल। क्योंकि आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, आप एक साथ आए, बट तोड़ने के जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आप कहां गए, बाहर आ गए। बट उसके बाद अगर हम देखें यूनियन कंट्री, तो यूनियन कंट्रीज में क्या होता है कि सारी पावर्स एक सेंटर में होती है, यानी मतलब सब स्टेट के पास अपनी अपनी वो होगी, पावर होगी, पर मोस्ट ऑफ द पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास। जैसे कि फेडरल में देखें तो मोस्ट ऑफ द पावर इनके पार्ट्स के पास होती है और थोड़ी सी पावर सेंटर में दी जाती है। उसी तरीके उसके अपोजिट कहा जाए तो सारी पावर यूनियन में क्या होता है कि सारी जो पावर्स है वो यूनियन के पास होती है और बहुत थोड़ी पावर स्टेट्स में दे दी जाती है, यानी जो और स्टेट्स हैं उनको दे दी जाती है। इसको एक टर्म यूज किया गया है जिसको कहते हैं क्वासी फेडरल। क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल। सिर्फ इसी बात को। अब इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब हिंदी में भी यूनियन को संघ कहते हैं, फेडरल को भी संघ कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। उसके बाद हम आते हैं जो स्टेट्स। अब इसमें अगली बात क्या कहते हैं, स्टेट्स आर इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसके बाद वाली क्लास में हम जब शेड्यूल्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी अनुसूची, शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, अनुसूची। तो अनुसूची की पहली लिस्ट में स्टेट दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आर्टिकल में 28 के 28 स्टेट्स देखेंगे और 9 यूनियन टेरिटरीज देखेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हटा के इसमें शेड्यूल में डाल दिया गया है। शेड्यूल में डालने से क्या होगा, हम सीधे शेड्यूल में जाएंगे, हम सीधे देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेट है। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि शेड्यूल के फर्स्ट पॉइंट में किसमें है, देखो स्टेट्स आर इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में है क्या, स्टेट्स कौन कौन से भारत में राज्य हैं। अब इसके बाद जो भारत में जो स्टेट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। भारत में जो स्टेट्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से स्टेट्स, राज्य, यूटी और ऑक्यूपाइड। अब ये ऑक्यूपाइड क्या है, जैसे कि स्टेट्स आपको पता है 28 है और यूटी 8 है, जिसमें से अभी नॉर्मल नया जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट उसके बाद। और ये ऑक्यूपाइड क्या है, मतलब इन फ्यूचर अगर हम कोई भी लैंड बाहर की अपने अंदर ऑक्यूपाइड करते हैं तो वो कहां जाता है, यहाँ पे कोई पड़ोसी राज्य। मान लीजिए कल को हम पाकिस्तान कब्जा लेते हैं, तो पाकिस्तान कब्जा लेने के बाद हम क्या ऑक्यूपाइड में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल 2। तो अब देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। सबसे पहले रिमाइंड करते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहना था कि जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब अगर आप एक बार इस यूनियन में आ गए तो अब आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब आप कहीं बाहर से एडमिट कर सकते हैं, अपने अंदर कोई नया एक स्टेट एडमिट जोड़ सकते हैं जो कि बाहर का, जैसे ऑक्यूपाइड आर्टिकल 1 में दिया हुआ था ना, अभी हमने नीचे देखा था, वैसे कि हम बाहर से कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट नया ला सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं और एक नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा घर बन रहा है,
ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा घर बन गया, अब मेरे बगल में प्लॉट खाली है, मैंने क्या किया, वो सारा अपने में मिला के और अपना एक पूरा प्रॉपर घर तैयार कर दिया। तो वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही पावर देता है। क्या पावर देता है कि देखिए एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, ठीक है। तो 1974 में क्या हुआ था कि चाइना जो था वो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की जो इतने दूसरे पड़ोसी देश हैं वो सब अपने में मिलाता जा रहा था। तो उस समय सिक्किम जो कंट्री थी उसने सोचा कि हमको भारत में मिल जाना चाहिए, वरना चाइना उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि सिक्किम ने चाहा कि हम भारत में मिलते हैं। तो सिक्किम की भी बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई थी, कैसे इसमें रॉ आई थी, अमेरिकन सारी एजेंसीज आ गई थी कि ये ना हो, बट वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी ये देखते हैं कि जब सिक्किम ने भारत में मिलने की विलय करने के लिए, आसान भाषा में बोले तो भारत में विलय करने के लिए, मिलने के लिए कहा 1974 में, तब भारत में एक एक्ट पास हुआ जिसको कहा गया 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसके बाद सिक्किम को को स्टेट बना दिया गया। को स्टेट का मतलब क्या है, सहराज्य। मतलब आप हमारे साथ हैं, बट अभी क्या है, आप जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे फेडरल में होता है वैसा थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर शो हुआ कि मतलब अगर सिक्किम को अच्छा लगता तो वो आगे आता, नहीं लगता तो वो बाहर हो जाता। जैसे अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, 1974 में एक्ट पास हो गया और सिक्किम क्या बन गया, को स्टेट बन गया। इसके बाद आता है 36th अमेंडमेंट। तो सिक्किम को नेक्स्ट ईयर लगा कि उसको भारत में मिल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, उसको भारत में मिल जाना चाहिए। उसके बाद सिक्किम becomes an integral part of India in 1975 on 16 मई 1975। इसकी पूरी डेट क्या है, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को जो हमारा सिक्किम था वो भारत का एक अभंग हिस्सा बन गया, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट भारत का बन गया। और ये किससे हुआ था, 36 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1975 में हुआ था। 35th अमेंडमेंट एक्ट जब सिक्किम ने बोला हमें भारत में मिलना है, तब कौन सा ईयर चल रहा था, 1974 चल रहा था। और डेट कौन सी थी, अगर डेट पूछे तो 16 मई 16 मई 1975, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 2 में हमने ये पढ़ा कि हम कैसे बाहर के किसी स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो अब क्या हुआ, आपने स्टेट को एडमिट कर लिया है अब अपने पास, यानी अब आपने उसको अपनी यूनियन में ले लिया है। और यूनियन में लेने का मतलब क्या होता है कि अब सारी पावर्स किसके पास है, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास है, जो एक सेंटर है उसके पास सारी पावर है। यानी अब आप बाहर निकल नहीं सकते। जैसे कि बहुत बार अभी पंजाब का खालिस्तान वाला केस चल रहा है, तो क्या पंजाब बाहर हो सकता है, जी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ये क्लेरिफाई कर देता है कि एक बार आप भारत में आ गए तो अब आप भारत से निकल नहीं सकते। तो अब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि एक बार अगर आप भारत में आ गए, या आपने कोई स्टेट बना लिया, या बाहर से कोई राज्य लिया, या उन्हीं के स्टेट्स, अपने जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए पढ़िए कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए स्टेट बना सकते हैं। किनसे, अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, यानी किसी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकते हैं। बाउंड्रीज, मतलब एरिया और बाउंड्रीज, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, कल को इसका बॉर्डर बढ़ाकर झारखंड तक ले जाया जा सकता है, ठीक। बिहार या बंगाल तक ले जाया जा सकता है। नॉर्मल से इसमें पार्लियामेंट में थोड़ा सा पास करना होता है और बिल्कुल कम वोट्स के साथ, और प्रेसिडेंट को बस खबर करनी होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट कैसे इसमें कोई एक्शन नहीं लेता आगे। तो क्या होता है कि आप किसी भी स्टेट का, मतलब जो भी भारत में एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब आप गौर कीजिए कि नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इससे आपको कोई एग्जांपल याद आया, जी बिल्कुल, आपको एक एग्जांपल तुरंत माइंड में आना चाहिए, जो कि है यूपी। जैसे यूपी में इलाहाबाद का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। तो अब आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है कि आप किसी भी राज्य की सीमा, उसका नाम, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं जो हाल में ही अभी कुछ समय पहले जो लास्टली ये सब वो हुए थे, डिवाइड हुए थे स्टेट्स में से, तो वो देखते हैं। जैसे एमपी, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ कटकर अलग हो गया था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000, ठीक।
क्या हुआ, डिवीजन हुआ ना, डिवीजन हुआ। जैसे हमने इधर एग्जांपल लिया था, नेम ऑफ द एक्जिस्टिंग स्टेट, नाम चेंज हुआ था किसका, योगी जी क्या कर रहे हैं, यूपी में नाम बदल रहे हैं। उसी तरीके से यूपी में देखें तो उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था कब, 9 नवंबर 2000, कब 9 नवंबर 2000, ठीक। उसके बाद बिहार आ गया, बिहार से झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अब ये याद करने का बड़ा प्यारा तरीका है, कैसे कि मान लीजिए एमपी से छत्तीसगढ़ 1 9 15, ठीक, 1 9 15 ये याद कर लीजिए और ये पैटर्न याद कर लीजिए। अच्छा, जैसे कि अब हम बात कर रहे थे यूपी पे, क्या कि नेम कैसे चेंज किया जा सकता है। तो नॉर्मल सा पार्लियामेंट में आपको जाना होता है, बिल पास करना होता है, 1/3 बहुत नॉर्मल से वोट्स के साथ बिल पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है और आराम से नाम बाउंड्रीज ये सब आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कल को सेंटर का मन करता है कि जी दिल्ली को मिला देते हैं, बढ़ा देते हैं हम, तो क्या वो नॉर्मल सा बिल पास करेगी और दिल्ली एक स्टेट भी बन जाएगा। लेकिन दिल्ली स्टेट इसलिए नहीं बनेगा, वो एक एक्सेप्शन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे राधा कृष्ण कमेटी ने दिल्ली को क्या एक स्पेशल दर्जा दिया, एनसीआर से एनसीटी बनाया, पर वो बात की बात। अभी हम इधर आते हैं, जैसे अगर लैंग्वेज के बेसिस पे कितने स्टेट्स, कौन सा पहला भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य है जो डिवाइड हुआ था, तो वह है तेलंगाना, किससे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 1952 में। और ये भी बहुत लंबी कहानी है कि कैसे पेटू श्री रामालू 61 डेज के अनशन पर बैठे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, फिर जवाहरलाल नेहरू जी पे प्रेशर बनाया गया और उसके बाद क्या हुआ, वो जो स्टेट था वो डिवाइड हो गया। तो आर्टिकल 3 में इतना ही। अब हम आर्टिकल 4 स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल जो 4 है वो पावर देता है कि किसको, आर्टिकल 368 को बाईपास कर सके। तो ये पावर किसको देता है, 2 और 3 को, मेरे साथ 2 और 3 को ये पावर देता है कि वो क्या कर सके, आर्टिकल 368 को बाईपास कर सके। जैसे कि ये लिखा है आर्टिकल 2 एंड 3 आर आउट ऑफ द पावर ऑफ द 368। मतलब 368 के बाहर होने से क्या मतलब है, तो 368 के बाहर होने से ये मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होती है वो कम हो जाती है, इनको जस्ट नॉर्मल से वोट चाहिए होते हैं, बहुत कम बहुमत चाहिए होती है किसी बिल को पास करने के लिए, ठीक है, वो नॉर्मली गेन कर लेते हैं। और साथ में इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं रहता। मतलब आर्टिकल, अगर आपको कोई भी अपनी किसी भी स्टेट्स की बाउंड्रीज बढ़ानी है, उसको आप कोई भी प्रेसिडेंट आपको मना नहीं करेगा, प्रेसिडेंट आपको मना नहीं करेगा। हाँ, ये होता है कि आपको उनको सूचना देनी होती है कि जी हम ऐसा करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप बड़े हो जाते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं और कल को आप कोई जॉब करने जाते हैं, तो आप नॉर्मली अपने पेरेंट्स को यही कहते हैं कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं, हम ये जॉब करने जा रहे हैं। तो उसमें या कोई भी ऐसा काम जो आप एक अडल्ट होने के नाते कुछ भी ऐसा काम करते हो जो पर घर वालों को एक तरह से सूचना दे देते हो कि हाँ जी ये काम हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है आर्टिकल 2 और 3, यानी अगर किसी स्टेट्स को हमको अपने में मिलाना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है उसको नॉर्मल एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि जो हम ये काम करने जा रहे हैं, स्टेट्स मिला रहे हैं, बाउंड्रीज बढ़ा रहे हैं, ये सब। तो आर्टिकल 368 को सरपास करने की पावर कौन देता है, आर्टिकल 4। किसको देता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को देता है। तो समझ आया। तो अब मेरे साथ रिपीट करिए। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। और स्टेट्स को कहां रखा गया है, पहले शेड्यूल में रखा गया है। कितने पार्ट्स है स्टेट्स के, तो स्टेट, यूटी, ऑक्यूपाइड। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आप बाहर से किसी भी राज्य को अपने में या स्टेट्स को बाहर से किसी भी स्टेट को अपने में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि अगर जी आप अपने मिला लिया तो अब आप उसका नाम, हुलिया सब चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 4 पावर देता है, यानी आर्टिकल 4 क्या है, पावर देता है। यानी आप देखें तो आर्टिकल 4 प्रोटीन है कि जब आप लेते हैं तो आपके अंदर आपकी मसल गेन हो जाती है और आपके अंदर इंस्टेंट पावर आ जाती है। तो आर्टिकल 4 क्या है, वो पावर देता है। किसको देता है, 2, 3 को देता है, ठीक है। अब वो देखते हैं कि एमपी से कौन सा स्टेट अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 जो है सिटीजन, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो कि क्या है, सिटीजनशिप, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है इसमें आर्टिकल 5, ठीक है। वो क्या कहता है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। क्या कहता है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। अब इसका मतलब क्या है, यानी आप क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। कैसे,
अब हम कुछ इसने पॉइंट्स दिए थे, अगर आप उन पॉइंट्स में आते हैं तो आप क्या होंगे, डोमिसाइल, मतलब आपके पास क्या होगी, डोमिसाइल होगी किसकी, इंडिया की। ठीक, कैसे, शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब इंडिया का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद और ऑप्शंस क्या दिए थे उसने कि he और she is born in India, वो या तो वो क्या होना चाहिए, भारत में पैदा होना चाहिए, या any of his parents born in India, या क्या होना चाहिए, कोई भी उसका माता पिता, ठीक है, इधर हम देखेंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स भी, कोई भी उसका माता पिता क्या इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए। अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर 26/1/1950, यानी 26/1/1950 से 5 साल पहले से, यानी मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, एक नॉर्मल एग्जांपल करने के लिए, तो क्या बोलेंगे हम कि 2020 से 5 साल पहले से जो भारत में रह रहे हैं वो भारत के क्या हैं, नागरिक। तो यही बात बोलेंगे, रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 इयर्स इमीडिएटली बिफोर क्या, 26/1/1950, यानी 26/1/1950 से पहले कितने, 5 साल पहले अगर आप भारत में रहते हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको क्या, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल दे दिया जाएगा, आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब इसमें एक केस हो गया था, क्या केस हो गया था कि इंडिया है तो यूनियन, बट उस समय क्या हो रहा था, डीपी जोशी एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस हुआ था। ये केस हम अगली क्लास में बिल्कुल डिफाइन करके पढ़ेंगे। क्या केस हुआ था, डीपी जोशी वर्सेस मध्य प्रदेश का केस हुआ था, जिसमें जो हाई कोर्ट था उसने ये फैसला दिया कि असल में बात ये थी कि सब कह रहे थे कि स्टेट का डोमिसाइल होगा, मतलब हर स्टेट हैव देयर ओन डोमिसाइल, देयर इज नो इंडियन डोमिसाइल, मतलब भारत का एक कोई डोमिसाइल नहीं है, हर स्टेट्स का अपना अपना इंडिविजुअल डोमिसाइल है। तो डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में यही हुआ। तो जजमेंट में क्या कहा गया कि देयर शुड बी नो डोमिसाइल ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स का कोई भी डोमिसाइल नहीं होगा। किसका होगा डोमिसाइल, ओनली डोमिसाइल ऑफ इंडिया। क्या डोमिसाइल, डोमिसाइल ऑफ इंडिया विल बी लायबल। अगर आपको भारत में रहना है तो क्या होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ इंडिया जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। बंद करते हैं, कितना हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट्स टू सिटीजन फॉर दोज हु माइग्रेट्स पाकिस्तान टू इंडिया। सिटीजनशिप, नागरिकता ऐसे लोगों के लिए जो कहां से, पाकिस्तान से कहां गए थे, इंडिया में। कहां गए थे, पाकिस्तान से इंडिया में। अब इसके लिए 2 डेट्स लिखी गई, क्योंकि अब हम ऐसे ही देखें तो वो तो होगा नहीं, कुछ डेट्स तो होगी। तो क्या कहा गया कि बिफोर 19/7/1948, यानी 19 अगस्त 1948 से पहले जितने भी लोग भारत में रहते थे, पाकिस्तान चले गए किसी कारणवश और वापस आए, या उस समय का जो पूरा पाकिस्तान वाला एरिया था, क्या अगर वो इस डेट से पहले भारत में रहते थे, उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होंगे, तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। पर अब यही आता है कि सर आफ्टर 19 अगस्त 1948 के बाद वाले लोगों का क्या, तो जी उनको भी माइग्रेशन दी गई। कैसे कि मान लीजिए उनके लिए भी शर्तें थी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहां के होने चाहिए, बोर्न इन इंडिया, इस डेट से पहले वो कभी भारत में रहते होंगे। उसके बाद अगली पॉइंट कहा गया कि जब वो भारत में आए तो 6 महीने उनको भारत में रहना पड़ा। और फोर्थ पॉइंट ये था कि जब वो भारत में आए तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कमिटी को, मान लीजिए जो एम्बेसीज वगैरह होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया था, या जो भी सिटीजनशिप की एम्बेसीज थी उस समय, जो भी कॉर्पोरेशन थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसके बाद उनको क्या दिया गया, भारत की नागरिकता दी गई। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट टू सिटीजनशिप फॉर दोज हु माइग्रेट्स पाकिस्तान टू इंडिया, जो कहां, पाकिस्तान से भारत में आ गए। थैंक यू। आर्टिकल 6 देखा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है कि राइट्स टू सिटीजनशिप फॉर दोज, क्या देखो, देखिए इधर देखिए,
राइट्स टू सिटीजनशिप फॉर दोज हु माइग्रेट्स इंडिया टू पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में हम क्या कह रहे थे, माइग्रेट किए हैं कहां से, पाकिस्तान से इंडिया में। बट आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, ऐसे राइट्स टू सिटीजन फॉर दोज, मतलब उनके राइट सिटीजनशिप किसके लिए, जिन्होंने जो भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान में माइग्रेट करके चले गए। तो क्या अगर मैं अब भारत से पाकिस्तान में चला गया तो मेरे पास भारत की सिटीजनशिप रहेगी, नहीं रहेगी। तो इनके पास क्या था, सिटीजनशिप नहीं थी। अब इसके लिए एक डेट भी दी गई 1 मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से पहले पहले या इस डेट तक भी आप कहां चले गए थे, अगर पाकिस्तान चले गए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अब यहीं पे एक और बात आती है, ऐसे लोग भी थे जो इंडिया से कहां गए, पाकिस्तान गए, इंडिया से पाकिस्तान गए, बट पहुंचने के बाद उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा और वो वापस आ गए। जैसे नॉर्मली हम कभी अपना घर छोड़कर कहीं और किसी और स्टेट में रहने जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता तो हम वापस अपने घर में, अपने होम स्टेट में आ जाते हैं। उसी तरीके से क्या हुआ कि लोग जो इंडिया से कहां गए, पाकिस्तान गए, लोग इंडिया से कहां गए, पाकिस्तान गए। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, पाकिस्तान में अपने को जम नहीं रहे, ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने घर को, अपने इंडिया को चलते हैं। तो वो वापस क्या आए, इंडिया। तो क्या ये सिटीजनशिप के लिए लायबल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल लायबल होंगे, क्योंकि इनके पूर्वज कहां के थे, इंडिया के। जैसे हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा, आर्टिकल 5 में पढ़ा कि क्या उनका कोई भी पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इंडिया से पाकिस्तान में गए, एक कोई ना कोई पेरेंट, इवन वो खुद भी डोमिसाइल होगा इंडिया का, ठीक, इंडिया से पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से वापस कहां आ गया, इंडिया वापस आ गया, यानी एक सर्कल पूरा करा। अब इसके लिए भी डेट थी, मतलब 1 मार्च 1947 तक अगर कोई आदमी इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में उसको दिल नहीं लगा तो वापस इंडिया आ गया, तो क्या उसको सिटीजनशिप दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन फिर से उसको क्या 6 मंथ ट्रायल पे रहना पड़ेगा इंडिया में, अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वो इंडिया में रह रहे हैं, इतने इतने टाइम से रह रहे हैं और उनको सिटीजनशिप के लिए लायबल होना है। फिर वापस से उनको कोई पेरेंट रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करके उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये था हमारा आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 6 किसके लिए था? आर्टिकल 6 उसके लिए था जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे। आर्टिकल 7 उनके लिए था जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए पर उनको पाकिस्तान में क्या नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो वो पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए। डेट रिमाइंड करनी है हमको सारी। डेट क्या? 1 मार्च 1947। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 8 की तरफ। तो अब हमने देखा आर्टिकल 7, अब क्या देखा हमने? आर्टिकल 7। तो अब हम धीरे से बढ़ते हैं आर्टिकल 8 की तरफ, ठीक है। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि राइट्स टू सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया। अब रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो भारत के बाहर हैं पर क्या है, भारत की सिटीजनशिप की मांग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो किसी और कंट्री में जाती है और वहां पे उसका बेबी बॉर्न हो जाता है, तो क्या वो इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है? वो बेबी लायबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल लायबल होगा। क्यों? लाइक फिर से पुराने टाइम में हम आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 देखते हैं, कोई भी एक पेरेंट क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। अगर कोई भी एक पेरेंट इंडियन है तो क्या, पर वहां की एम्बेसीज में, जो भी इंडियन एम्बेसी होगी, मान लीजिए अमेरिका में कोई बेबी बॉर्न हुआ जिसका ओरिजिन कहां है? इंडिया है। जिसका ओरिजिन क्या है? इंडिया है। तो अब क्या, नॉर्मल वो इंडियन एम्बेसी में जाके रजिस्टर करवाएगा उसके बेबी को, और क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी जब वो भारत में वापस आएगा। तो आइए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। मतलब मान लीजिए अभी आपने केस सुना होगा अक्षय, मान लीजिए अभी आपने केस सुना होगा अक्षय कुमार का, कि अक्षय कुमार ने कनाडा के लिए क्या अप्लाई किया था? वॉलंटरली क्या किया था? अप्लाई किया था कनाडियन सिटीजनशिप के लिए, जिसके बाद उनकी इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। वो पा सकते हैं, प्रोसीजर है, बट अभी फिलहाल उनकी सिटीजनशिप क्या कर दी गई थी? उस समय रद्द कर दी गई थी, क्योंकि वॉलंटरली उन्होंने क्या किया था? अक्वायर कर लिया था, अप्लाई किया था। मतलब मान लीजिए मैं चाहता हूं, मेरा कंसेंट है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कंसेंट नॉन कंसेंट, मेरा कंसेंट है, मैं वॉलंटरली जा रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं वहां जाऊं। मान लीजिए
आप अपने मन से आपने क्या करा, अपने घर की जमीन किसी और के नाम पे कर दी, तो क्या अब आप वापस ले सकते हैं? जी नहीं ले सकते। ठीक है, बेशक आपके साथ बाद में फ्रॉड हुआ, ठीक, तो यही कहता है कि पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री या अदर स्टेट। अदर स्टेट से भी वही स्टेट भी डिफाइन करता है कंट्री को ही। तो यानी आसान भाषा में देखिए तो मान लीजिए आप इंडियन हैं और ये फॉरेन स्टेट, क्या है? फॉरेन स्टेट, और आपने इसकी क्या कर ली? सिटीजनशिप ले ली अपनी मर्जी से। तो क्या अब आप इंडिया के सिटीजन होंगे? जी नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि द पर्सन जो वो लायबल नहीं होता है किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए। तो आई होप आप लोगों को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद की सारी वीडियोस, इसके बाद के और आर्टिकल जैसे आर्टिकल 10, 11, 12, 13 नेक्स्ट पार्ट वो सब आएगा अब नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।